ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। इनकम टैक्स को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। तो टैक्स को लेकर जो सवाल रहते हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कवित विजय सर जुड़ चुके हैं, CA हैं सर और पार्टनर हैं इन BJM एंड एसोसिएट्स में LLP। सर, एक बार अपने बारे में आप नमस्कार सर। बता दीजिए। हाँ जी सर। जी, कवि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, टैक्स को लेके बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं तो उस पर आज बात करेंगे। तो पहला सवाल सर ये कि एक चर्चा बहुत चली कि इनकम टैक्स में इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि जो पुराना टैक्स सिस्टम है उसको सरकार खत्म कर सकती है। और अगर ऐसा कर देती तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, और ऐसा होता है तो क्या टैक्स पेयर्स जो है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? सर देखिए, अभी अभी जो दो टैक्स पेयर हैं उनके पास दो ऑप्शंस है। एक तो न्यू रिजीम में अपना टैक्स पे करना चाहते हैं और एक ओल्ड रिजीम में। जो जी। पुराने टैक्स पेयर हैं जिन्होंने पुरानी टैक्स स्कीम्स का बेनिफिट ले रखा है, जैसे हाउसिंग लोन का बेनिफिट है, उनके पास LIC का बेनिफिट है, 80C की रिडक्शन जो पॉपुलर है, मेडिकल इंश्योरेंस का है। कुछ SSCs हैं जिनके पास EV कार की रिडक्शन का बेनिफिट पहले लिया करते थे, NPS का बेनिफिट लिया करते थे। अगर ये सरकार इस ओल्ड रिजीम को बंद कर देती है तो जी। ये सारे बेनिफिट उन जो भी SSC जो अभी तक इनका बेनिफिट देते आ रहे थे ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो सारे बेनिफिट हट जाएंगे। जैसे उनका मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट हट जाएगा, HRA का जो सैलरी क्लास होती है बेसिकली HRA के ऊपर काफी डिपेंड रहती है सैलरी पर्सन के लिए, उनका बेनिफिट उन्हें हट जाएगा। तो अगर ये सरकार ओल्ड रिजीम को हटाती है तो जी। उससे उन सभी टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और डेफिनेटली उससे उनके ऊपर टैक्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा, क्योंकि नई रिजीम के अंदर उन्हें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। सिर्फ एक उन्हें NPS की डिडक्शन है 50,000 रुपए की जो मिलती है। जी। इसके अलावा उनके होम लोन का बेनिफिट जो है, LIC का बेनिफिट जो है, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट जो है, जो जनरली सभी के पास होते हैं, जब भी सभी जो टैक्स धारक हैं जो सैलरीड इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं और अपनी इनकम को इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डिवाइड कर देते हैं कि टैक्स जी। जी। सेविंग भी हो सके, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट भी हो सके, तो वो सारे बेनिफिट उनके हट जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि सरकार इस बजट के अंदर हटाए, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत स्लो डाउन पे है। जी। सभी टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये गवर्नमेंट ये स्कीम हटाती है। इवन दो सरकार ये कर सकती है कि इन दोनों स्कीम्स को अभी और थोड़ा पैरेलल चलाए, नई स्कीम के अंदर कुछ ज्यादा इंसेंटिव बेनिफिट दें और ओल्ड रिजीम को एज इट इज चला सकती है। जी। नहीं, सर, अच्छा तो ये रहेगा कि इसको अगर सरकार नहीं खत्म करती तो लोगों के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ जी। अगर खत्म करती है तो काफी टैक्स पेयर जो ओल्ड एज का बेनिफिट अभी भी लेते हैं, जिनके पास टैक्स सेविंग अपने बेनिफिट्स हैं, तो वो सारे जी। बेनिफिट उनके खत्म हो जाएंगे। जी। जी। हाँ हालांकि जी। अच्छा है कि जैसा आप बता रहे थे कि हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार ये ना करे, ये स्टेप ना उठाए। हाँ, इस बार थोड़ा मुश्किल है, जी। क्योंकि सरकार को अभी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है। इवन दो सरकार को कुछ इंसेंटिव स्कीम्स और लाने चाहिए जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, जिससे कि वो इकोनॉमी के अंदर फंड को अपना इन्वेस्ट करे और अपनी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे। जी। कभी सर, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी बात चल रही है कि क्या इसकी लिमिट बढ़ सकती है, और अगर ये बढ़ती है तो इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट तो सरकार ने पिछले बजट में ही बढ़ाई थी, सिर्फ न्यू टैक्स पेयर के लिए। जो ओल्ड टैक्स पेयर है उनको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और न्यू जी। टैक्स पेयर की स्कीम में जो आते हैं उनको 75,000 की मिलती है। डेफिनेटली बात है कि इस सरकार को न्यू टैक्स रिजीम में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को और ज्यादा वो बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं सभी टैक्स पेयर, क्योंकि नई टैक्स रिजीम के अंदर जो कोई भी डिडक्शंस नहीं है किसी भी टैक्स पेयर के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक NPS, सिर्फ दो ही डिडक्शंस है। तो सरकार डेफिनेटली बात है, अगर उनको नई स्कीम को और ज्यादा प्रोत्साहित करना है तो वो जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के माध्यम से बढ़ाना चाहेंगी, और मे भी शायद वो टैक्स के अंदर कुछ डेट्स के अंदर डिडक्शंस भी करें। ठीक है। सर, हाँ एक जी। सवाल बहुत चलता है, मतलब हम लोग से काफी लोग पूछते हैं कि जैसे 10 लाख सैलरी है सालाना, तो अब टैक्स बचाने के लिए क्या फंडे अपना सकते हैं, और एक इसमें ये भी सवाल रहता है कि वो नए नई टैक्स रिजीम में जाए पुरानी में जाए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसको लेकर। सर इसमें देखिए, नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है या पुरानी को ऑप्ट करना है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास अभी आप तक की इन्वेस्टमेंट आपने क्या क्या करी है और क्या क्या आप जी। आगे फ्यूचर में करेंगे। तो हम हमेशा सभी को ये सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों टैक्स के अंदर अपना बेनिफिट देखिए। जिसमें आपका टैक्स कम आए,
आप उसी को ऑप्ट कीजिए। अगर आपने पहले से कोई पुरानी कोई आपकी एलआईसी चलती आ रही है जो 80सी के अंदर बेनिफिट मिलता है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है, या कोई आपने होम लोन ले रखा है जिसका आप बेनिफिट क्लेम करते हैं, तो आप उन सारे बेनिफिट को काउंट करते हुए आप देखिए कि आपका टैक्स क्या पुरानी रिजीम में कम आ रहा है या नई रिजीम में कम आ रहा है। अगर पुरानी में कम आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि जो सैलरी टैक्स पेयर है उसके पास ये हर साल ऑप्शन है अभी तक के बजट में कि वो हर साल अपने टैक्स रिजीम को चेंज कर सकता है। जी। सिर्फ जो बिजनेस इनकम वाला टैक्स पेयर है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एक टाइम ही स्विच आउट कर सकता है। जी। लेकिन जो सैलरी इनकम अर्न करता है उनके पास तो हर साल की ऑप्शन है। तो हम ये हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा साल के अंत में अपनी सेविंग्स को देखते हुए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए और आपकी इनकम को देखते हुए टैक्स कैलकुलेट कीजिए, जिसमें आपका बेनिफिट है, कम टैक्स आ रहा है, आप उस टैक्स स्कीम को ऑप्ट कीजिए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, पिछले बजट के अंदर गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर दिया था। जी। तो जो जो टैक्स धारक अपनी 31 जुलाई जो रिटर्न की ड्यू डेट की फाइलिंग है उस तक अपने रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनके पास तो ये ऑप्शन दोनों है कि वो न्यू में फाइल करें या ओल्ड में फाइल करें। लेकिन कुछ टैक्स पेयर क्या करते हैं, अपने रिटर्न को लेट कर देते हैं, 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं। तो उस केस में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम का जो उनका चॉइस करने का ऑप्शन 31 जुलाई तक था। तो 31 जुलाई के बाद अगर कोई टैक्स पेयर चाहे कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में चूज कर लूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉ के अंदर न्यू टैक्स रिजीम है, तो वो नहीं फाइल कर सकता। तो सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, और ये बड़ा सवाल रहता है लोगों का, और आपने बहुत आसान तरीके से बताया कि क्या करना चाहिए। तो अब एक सवाल ये भी आता है कि नई टैक्स नीति में उसमें कोई छूट मिलने का प्रावधान कर सकती है क्या सरकार इस बार? ऐसे लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं? सर इस बार जरूर ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए मेडिकल इंश्योरेंस जो क्या होता है हर टैक्स पेयर का होता है। जो लोअर बिलो द इनकम कैटेगरीज होते हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम दे रखी है। गवर्नमेंट में आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर उनको 5 लाख तक का खर्चा जो होता है मेडिकल के ऊपर वो एग्जाम रहता है। लेकिन जो इनकम टैक्स पेयर है जो अपनी इनकम अर्न करता है उसके लिए अगर न्यू टैक्स स्कीम में जाते हैं तो वहां पे उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं दे रखा। तो कि जो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो जी। 75,000 तक बनता है। 75,000 तक की जो स्कीम का बेनिफिट है टैक्स मेडिकल इंश्योरेंस का, वो उन्हें न्यू टैक्स रिजीम में भी देना चाहिए, जिससे कि टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी जो मेडिकल इंश्योरेंस जनरली आज की डेट में सभी जने अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि मेडिकल की जी। कॉस्ट बहुत ज्यादा है ट्रीटमेंट की। तो उसको सेव करने के लिए सरकार को कम से कम मेडिकल इंश्योरेंस को देना चाहिए। और एक बात और, कि अगर सरकार चाहे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्टअप करना है, तो जो होम लोन का बेनिफिट है वो बेनिफिट भी इनको न्यू टैक्स रिजीम में देना चाहिए, कि जिससे कि लोग अपना परचेज करने होम लोन को जो भी है बजटेड हाउस स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसके अगेंस्ट लोन दें, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर फंड्स का फ्लो हो और रियल एस्टेट को भी बूस्टअप मिले और अपना वो टैक्स भी सेव कर पाए कुछ। सर इंडेक्सेशन जो बेनिफिट है उस पर बात करना चाहेंगे कि इसको पिछली बार तो खत्म कर दिया गया था, अगर इसको दोबारा से लागू किया जा सकता है क्या? सर इंडस्ट्रियल स्कीम जैसे ही सरकार ने विड्रॉ करा था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे उसी के बाद सरकार ने दोबारा उसको अमेंड कर दिया गया था कि जुलाई से जी। पहले की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर तो उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट दे दिया है। लेकिन सरकार अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना चाहती है तो इन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट जरूर देना चाहिए। उस अभी क्या है जो रिसेंट में अब जो करंट में लॉ चल रहा है उसमें तो सरकार ने बोला है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स जो भी होगा वो 12.5% से टैक्स होगा, जिसमें जी। कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले जो लॉ था उसके अंदर टैक्स रेट ज्यादा था, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट करने के बाद कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते थे जो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, जो 2 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म रखना चाहते थे, उनको इंडेक्सेशन के साथ ही बेनिफिट मिलता था। तो सरकार को अगर इकोनॉमी के अंदर बूस्ट अप करना है तो उस इंडेक्सेशन स्कीम को तो वापस लाना ही चाहिए। जी। अभी सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कैपिटल गेन टैक्स को लेके। कैपिटल गेन टैक्स पर इस बार सरकार क्या कर सकती है, क्या लग रहा है आपको? सर कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जैसे कि एक इंडेक्सेशन का हमने अब प्रोविजन डिस्कस करा कि इंडेक्सेशन के ऊपर सरकार ला सकती है, साइमल्टेनियसली सरकार ये भी कर सकती है कि जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकती है। जैसे लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी 2 साल की जगह या शेयर्स वाला जो 1 साल का प्रोविजन है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकती है। टैक्स रेट में रिवायत कर सकती है कि कुछ ना कुछ टैक्स रेट में रिलैक्सेशन कर सकती है। तो जी। सरकार इस तरीके से मूव कुछ कर सकती है कि जिससे कि ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी स्टॉक मार्केट के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करें और उनका टैक्स पे हो। जी। अभी सर आप कुछ बताना चाहेंगे जाते जाते? सर इस बार का जो बजट है वो सरकार फोकस करेगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे। जैसे ही हम चेक देख पा रहे हैं कि पिछले काफी समय से एक तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चल रही है,
हाँ, एक चीज सीतारमन जी ने जो पीछे बजट में करा था कि न्यू स्कीम का अभी तक 72% टैक्स पेयर जो न्यू स्कीम में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये फोकस गवर्नमेंट का जरूर रहेगा कि वो 72% का परसेंटेज है टोटल टैक्स पेयर का जो न्यू स्कीम ऑप्ट कर चुके हैं, उसको कहीं और ज्यादा बढ़ाएं और पुरानी स्कीम को धीरे 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 वाइप अप करें। इस साल तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि वाइप अप करेंगे, आगे के लिए जाके जरूर वो लगता है। और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए, एमएसएमई स्कीम के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है और उसी से हमारी रियल इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो हमें ये लगता है कि इस बजट के अंदर कुछ सरकार नॉर्मल जो मिडिल क्लास सैलरी है उनके लिए कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट लाएगी, जिसमें स्लैब चेंज के या फिर नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ आ ही सकते हैं दोनों टैक्स रिजीम में। पुराने में तो कम लगता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हाँ सरकार को 2 या 3 बेनिफिट देने चाहिए, जिससे कि न्यू टैक्स पेयर स्कीम के अंदर जो भी टैक्स धारक हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। एमएसएमई के लिए कुछ स्कीम्स लाएं कि जिससे कि एमएसएमई न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, ज्यादा से ज्यादा जी। एम्प्लॉयमेंट जितना जनरेट होगा उतनी ही इकोनॉमी ग्रो करेगी और उतना ही अपना इंडिया का जो टारगेट है ट्रिलियन का वो पूरा कर सके। तो आपने बहुत जरूरी बातें बताई, और बजट में सरकार का क्या रुख रह सकता है, टैक्स को लेकर क्या करना चाहिए, आपने ये भी बताया और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, विस्तृत को अपना समय दिया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।